वेलकम टू labpedia.net। आज मैं आपको ब्लड बैंकिंग में ब्लड क्रॉस मैच और कंपैटिबिलिटी टेस्ट के बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहले सैंपल पेशेंट का हम वीनस ब्लड ले लेते हैं सिरिंज के अंदर, और उसके बाद आप ब्लड लेंगे डोनर का। अब इसके बाद के डेफिनेशन ऑफ ब्लड बैंकिंग है क्या? तो ब्लड बैंकिंग को हम डिफाइन करते हैं कि दिस इज द कलेक्शन, स्टोरेज एंड टेस्टिंग ऑफ द ब्लड कंपोनेंट एंड डेरिवेटिव्स। इसमें आप ब्लड इकट्ठा करते हैं, उसको स्टोर करते हैं, और उसके जितने डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं उनको टेस्ट करते हैं कि वो आया मरीज़ के लिए लायक भी है या नहीं, या उनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद आ जाता है कि प्रिकॉशन फॉर द डोनर, या मैं इसको कहूँगा रिजेक्शन ऑफ द डोनर, के कौन से ऐसे डोनर जिनको आप रिजेक्ट कर दें। तो सबसे पहले कि अगर किसी डोनर ने लास्ट गुज़श्ता 8 हफ्ते में अगर ब्लड सैंपल दिया है तो उसको आप रिजेक्ट कर दें। और अगर डोनर की पुअर हेल्थ है, जैसे उसको कैंसर हो या कार्डियोपल्मोनरी डिजीज़ हो या ब्लीडिंग डिसऑर्डर। फिर प्रेगनेंसी के दौरान भी उसका ब्लड नहीं लेना चाहिए, और उसके आफ्टर डिलीवरी के 6 हफ्ते तक भी ब्लड ना लें। अगर ब्लड प्रेशर 180/100 हो, पल्स 50 पर मिनट हो तो उसका भी, या 100 से ज़्यादा हो पर मिनट, तो उनका भी ब्लड सैंपल ना लें। अगर डोनर की हीमोग्लोबिन 12.5 ग्राम से कम है, और हेमाटोक्रेट जो है वो भी लेस देन 38% है, तो इनको भी अवॉइड करें। अगर डोनर में वायरल हिस्ट्री है, लाइक हेपेटाइटिस बी या HIV, उनको भी रिजेक्ट करें। अगर डोनर को ल्यूकीमिया या लिम्फोमा हो, वो भी बेहतर नहीं। फिर उसके बाद आ जाता है कि अगर डोनर को मलेरिया है या मलेरिया के एरिया से वापस आ रहा हो, तो उनके ब्लड सैंपल को भी एटलीस्ट कम से कम 3 साल तक अवॉइड करें। फिर उसके बाद अगर किसी को वेनेरियल डिजीज़ है, लाइक सिफिलिस और गोनोरिया, उनका भी ब्लड ना लें। फिर अगर डोनर को रूबेला या वेरिसेला वैक्सीनेशन हुई है तो उसका भी 4 हफ्ते तक ब्लड सैंपल ना लें। और डोनर का अगर टेम्परेचर है 99.5 से ज़्यादा, तो उनका भी ब्लड ना लें। अब आ जाता है कि क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ द डोनर। सबसे ज़रूरी है कि देयर इज़ नो हिस्ट्री ऑफ वायरल हेपेटाइटिस, कि उसको कोई वायरल हेपेटाइटिस नहीं हुई है गुज़श्ता 6 माह के अंदर, और उसने नो हिस्ट्री ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन द लास्ट 6, उसको 6 महीने के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी नहीं दिया गया था। और उसके बाद ये भी हमने देखना है कि उसका जो डोनर का कंटैक्ट नहीं हुआ विद पेशेंट ऑफ वायरल हेपेटाइटिस। फिर जो है ड्रग एडिक्ट्स को आप अवॉइड करें, और उसके लास्ट 6 मंथ में टैटूइंग भी नहीं हुई हो, उसका ब्लड ले सकते हैं आप। और अगर ब्लड पॉजिटिव फॉर HBV, SCV, HIV, तो उनको भी आप रिजेक्ट कर दें। उसके बाद एज आ जाती है। एज 18 से 65 ईयर्स के दौरान जो है उनका ब्लड सैंपल लें, और उसके बाद 65 से ऊपर या 18 से कम कोशिश करें कि ना ही लें। बॉडी वेट भी कम से कम 110 पाउंड या 50 kg होना चाहिए। अगर हिस्ट्री ऑफ रीसेंट इम्यूनाइजेशन है तो उसको भी एटलीस्ट 1 वीक तक अवॉइड करें, जब उसके साइन सिम्टम सेटल हो जाए। मलेरिया की हिस्ट्री ऑफ मलेरिया को मैं आपको पहले बता चुका हूँ, और हिस्ट्री ऑफ डोनेशन भी आपको बता चुका हूँ कि एक डोनर जो है साल में 4 दफ़ा ब्लड डोनेट कर सकता है। फिर उसके बाद फीमेल्स आर नॉट गुड डोनर्स बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ ब्लड इन मेंस्ट्रुएशन के अंदर उनका ब्लड लॉस होता है, इसलिए वो अच्छे डोनर नहीं है। अब पर्पज़ ऑफ क्रॉस मैचिंग क्या इंडिकेशन के सबसे बड़ी जो है इसका पर्पज़ वो ये है कि हम चाहते हैं कि ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन ना हो। फिर क्रॉस मैच हम करते हैं कोई भी मेजर सर्जरी उससे पहले, और उसके बाद आप पेशेंट को पैक्ड RBC ट्रांसफ्यूजन भी दे सकते हैं, जबकि अनीमिया जो है वो लेस देन 7 ग्राम हो और हीमाटोक्रिट लेस देन 21% हो। उसके बाद आप प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन भी दे सकते हैं प्रोफिलैक्टिकली, जबकि प्लेटलेट काउंट 10,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर से कम हो, और इन केस ऑफ ब्लीडिंग भी आप दे सकते हैं। फिर आप फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा भी आप दे सकते हैं जब INR मोर देन 2 हो, और उसके बाद आ जाता है क्रायो प्रेसिपिटेट। तो क्रायो प्रेसिपिटेट भी देते हैं व्हेन द फाइब्रिनोजन इज लेस देन 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। फिर आ जाता है
کہ کون کون سے ٹیسٹ ڈونر پر کیے جائیں. ABO ٹائپنگ, RH ٹائپنگ, ہیپاٹائٹس B سرفیس اینٹیجن, ہیپاٹائٹس اسکور B اینٹی باڈی, ہیپاٹائٹس C اینٹی باڈی, اور سفلس کا VDRL کر سکتے ہیں, HIV, HGOPT چیک کریں یا ALT, اور if possible تو PCR کر لیں فار HCV اینڈ HIV. اس کے بعد یہ ہے کہ جتنی بھی انفیکشس ڈیزیزز ہیں ان کو بھی رول آؤٹ کریں, جس طرح سفلس ہے, ہیپاٹائٹس ہے, HIV ہے, ان کو بھی رول آؤٹ کریں. اب پروسیجر کیا ہے؟ پروسیجر یہ ہے کہ ہم ABO ٹائپنگ کرتے ہیں سب سے پہلے, ڈونر کا بھی اور ریسیپینٹ کا بھی. پھر اس کے بعد RH ٹائپنگ کرتے ہیں انکلوڈنگ ویک ڈی اینٹیجن, اس کو بھی ہم ایکسکلوڈ کریں گے, اور اسکریننگ فار نان ABO ڈونر اینٹی باڈیز بھی ہم کرتے ہیں. اور اس کے بعد ہے کہ ریسیپینٹ بلڈ اسکریننگ انکلوڈ جو ہے اس کا بھی ABO ٹائپ اور RH ٹائپنگ کر لیں. اب کراس میچ جو ہے دو ٹائپ کا ہے. ایک تو ہے میجر کراس میچ. میجر کراس میچ میں ہم ڈونر کے RBCs لیتے ہیں اور سیرم پیشنٹ کا جو ہے وہ سیرم لیتے ہیں یا ریسیپینٹ کا سیرم لے لیں گے. پہلا فیز ہوتا ہے سیلائن فیز, جس کے بعد ہم اس کو کرتے ہیں فیز 2 میں کیا ہوتا ہے انڈائریکٹ کومز ٹیسٹ. پھر مائنر کراس میچ میں کیا ہوتا ہے, اس میں ہم جو ہے ریسیپینٹ یا پیشنٹ کے RBCs لیں گے, اس کو الٹ کر لیں گے, اور ڈونر کے ہم سیرم لے لیتے ہیں. اس کا بھی پہلے سیلائن فیز آئے گا, پھر انڈائریکٹ کومز فیز آئے گا. اب یہ میں نے آپ کو ٹیبل دکھائے ABO ڈونر ریسیپینٹ کمپیٹیبلٹی, بلڈ گروپ اینڈ کمپیٹیبلٹی, اور بلڈ کمپوننٹس اینڈ دیئر انڈیکیشنز کیا کیا ہیں, جیسے پیکڈ RBCs, فریش فروزن پلازما, کرائیو پریسیپیٹیٹ, پلیٹلیٹ کنسنٹریٹ, گرینولوسائٹ کلیکٹڈ بائی ایفریسز, پلیٹلیٹ کلیکٹڈ بائی ایفریسز. تو آپ ہمارے مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ labpedia.net کو وزٹ کریں. وہاں پہ جو میں نے آپ کو بریفلی بتایا ہے یہ سب ڈیٹیل مل جائے گی. اور تھینک یو ویری مچ فار لسننگ می.